हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आशा करता हूं कि आप लोग प्रेपोजिशन सीरीज का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। न केवल आनंद ले रहे होंगे बल्कि आप अपने नॉलेज को और अधिक इंप्रूव कर रहे होंगे। उसी कड़ी में आज मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं जिसमें मैं आपको एक नए प्रेपोजिशन को डिस्कस करूंगा। जी हाँ, वो नया प्रेपोजिशन है फ्रॉम। जी हाँ, FROM, जिसकी हिंदी मीनिंग आप लोग निकालते हैं से। लेकिन मैं आपको कई बार बतला चुका हूं कि किसी भी प्रपोजिशन की जो हिंदी मीनिंग होती है केवल उससे अकेले काम चलने वाला नहीं है। जहां तक बात करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल की या फिर स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट प्रपोजिशन की यूज करने की, तो फिर उससे काम चलने वाला नहीं है। उसको आपको बहुत अंदर तक जाकर पढ़ना होगा और उसकी कंप्लीट इंग्लिश मीनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। चलिए यहां पर मैं आपको बतला देता हूं पहले ही कि फ्रॉम को हम कितनी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो उसकी मीनिंग्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस हैं। यहां पर अबाउट 16 सिचुएशंस तो मैंने यहां पर लिख दी हुई है, जरा सामने देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए यहीं पर ले लीजिए, ये मैं अलग हट जाता हूं। तो चलिए फिर अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानना शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो ये रहा पहली सिचुएशन, पहला कॉन्सेप्ट। अच्छे से दिमाग में सेट करिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, स्टार्टिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड मूविंग अवे, इसको अच्छे तरीके से समझिए। यहां पर स्टार्ट हो रहा है एक एक्शन। सपोज यहां पर कोई एक प्लेस है, मैं यहां पर बनाने का प्रयास करता हूं। मैं यहां पर किसी एक प्लेस को मेंशन करता हूं, प्लेस का नाम लेता हूं, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है। और इस प्लेस से किसी एक्शन की स्टार्टिंग हो रही है, यानी कोई एक्शन यानी कोई काम है जो शुरू हो रहा है। और वो काम कैसा है कि इस प्लेस से परे हटने का काम हो रहा है, ठीक है। यानी इस स्थान से कोई एक्शन शुरू होकर के और वो दूर जा रहा है। तो इस सिचुएशन को डिनोट करने के लिए आपको इस प्लेस से पहले फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी मीनिंग कई बार उसका से निकलता भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हिंदी मीनिंग से निकलता है लेकिन हम वहां पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो सिचुएशंस कौन सी हैं जहां पर हिंदी मीनिंग से अगर निकले तो हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है और कहां नहीं करना है। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करिए। देखिए, ही बिगेन टू वॉक अवे द बार्किंग डॉग। ये देखिए, द बार्किंग डॉग जो लिखा हुआ है, यानी ये भौंकने वाला कुत्ता किसी एक स्थान पर है। सपोज वहां पर एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर एक कुत्ता है, खड़े भौंक रहा है और उस स्थान के पास कोई व्यक्ति खड़ा है और वहां से वो क्या करना शुरू करे, वो मूव करना शुरू करे। मूव अवे का मतलब दूर हटना शुरू करे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को डिनोट करने के लिए आपको फ्रॉम का प्रयोग करना होता है और ही बिगेन टू वॉक अवे फ्रॉम का प्रयोग आप यहां पर करेंगे। ओके, तो इसका हिंदी मीनिंग जब आप निकालेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, ही बिगेन टू वॉक अवे, उसने दूर हटना शुरू किया। किससे? फ्रॉम द बार्किंग डॉग, यानी उस भौंकते हुए कुत्ते वाले स्थान से, जहां पर वो खड़ा कुत्ता भौंक रहा है उस स्थान से दूर हटना शुरू किया, ठीक। तो ये वाली पोजीशन को शो करने के लिए आपको फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। एक और एग्जाम्पल है, जरा इसको भी देखिए। द बस पटना हैज अराइव्ड। देखिए, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है और हैज अराइव्ड यानी बस आ चुकी है, ठीक है। तो कौन सी बस पहुंच चुकी है? वो बस जो पटना से स्टार्ट होती है। यानी जो पटना है ये वो स्थान है जहां से किसी भी वस्तु यानी बस का एक्शन शुरू हुआ और वो एक्शन यहां से शुरू हुआ, ठीक है। और यहां से परे हटने वाला एक्शन शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? द बस फ्रॉम पटना, ठीक है। तो इसका अगर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब यह है कि पटना से शुरू होकर यानी चल करके आने वाली जो बस है वो पहुंच चुकी है, ठीक है। तो पटना है वो पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, जहां से बस ने मूव करना शुरू किया यानी मूव अवे करना शुरू किया, ठीक है। तो ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। बस इस सेंस को कन्वे करने के लिए आपको फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। तो ये हुआ पहला। अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। स्टार्टिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम और एज एंड कंटिन्यूइंग। अच्छे से समझिएगा, यहां पर बच्चे लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम को यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप लोगों को जब प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया गया होगा तो आपको बतलाया गया होगा कि पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड टाइम।
यानी एक निश्चित समय, तो निश्चित समय से पहले आपको सिंस का प्रयोग करना होता है और अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का प्रयोग करना होता है। और बच्चे लोग वही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाए रहते हैं। लेकिन यहां पर अब आप अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करिए। देखिए, ये केवल 4 टेंस ही हैं: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। केवल 4 टेंस ही ऐसे हैं जहां पर एक्शन की शुरुआत हुई है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हर जगह पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे क्या आप इस बात को? जरा देखिए, यहां पर कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। देखिए, यहां पर लिखा है आई स्टार्ट टीचिंग, मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? और वो जो एक्शन शुरू होता है, यानी पढ़ाने का काम जब शुरू होता है, तो वो है ये पर्टिकुलर टाइम, यानी ये वो निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर कोई काम शुरू होता है और कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है, एंड कंटिन्यूइंग, और कंटिन्यू करता रहता है आगे, तो फिर वहां पर आपको सिंस का नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सिंस का प्रयोग कहां करना चाहिए? वहां पर करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बाकी सारे टेंसेस में, फ्यूचर में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले फ्रॉम का प्रयोग किया है। इसलिए किया है क्योंकि हम किसी एक्शन की शुरुआत की बात कर रहे हैं कि कोई एक्शन इतने बजे से शुरू हुआ और वो कंटिन्यू रहा। अच्छा, अगर कब जब तक कंटिन्यू रहा अगर वो भी टाइम दिया है तो उससे पहले टू लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आई स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम 7 PM टू 10 PM, अगर यहां पर तो 7 बजे से शुरू होकर के और 10 बजे तक जाता है, तो फ्रॉम और टू का ये जोड़ा होता है। ये याद रखेंगे, जब टाइम या प्लेस में भी कहीं से कोई अगर एक्शन शुरू होता है किसी प्लेस से और जहां पर जाकर के वो समाप्त होता है, तो फिर वहां उस समाप्ति से पहले भी आपको टू का प्रयोग करना होता है। ओके, अच्छा, एक और यहां पर एग्जांपल है, देखिए जरा। ही इज यूजुअली इन हिज ऑफिस, साधारणतया वो अपने ऑफिस में होता है। तो वो होना कब से शुरू होता है? यहां पर फ्रॉम 10 AM, फ्रॉम 10 AM से उसका ऑफिस में होना यानी एग्जिस्ट करना शुरू होता है और कब तक रहता है? टू 6 PM, ठीक है। तो फ्रॉम और टू का अपना जोड़ा होता है, कुछ इस तरीके से आता है। यहां से एक्शन की शुरुआत मानी जाती है और उस एक्शन की समाप्ति यहां पर होती है, तो उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं। एक और जगह है एज, अगर किसी की एज दी हो, वो भी एक्चुअली क्या है, पर्टिकुलर टाइम ही होता है, उससे पहले भी आपको इसी का प्रयोग करना होता है। देखिए, सी लिव्ड विद हर अंकल, वह अपने अंकल के साथ रहती थी। कब से रहती थी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अच्छे से याद रखिएगा। रहती थी कब? यहां पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। फ्रॉम द एज ऑफ 6, यानी जब वो 6 साल की थी तब से वह अपने चाचा जी के साथ रहती थी, लेकिन वो रहना अब कंटिन्यूड नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। इसका मतलब एक्शन पास्ट में हुआ और पास्ट में ही फिनिश भी हो चुका है। अगर अभी भी जारी है तो फिर आपको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, वो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वो चीजें मैंने आपको वहां पर डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, चलिए अब देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है टू शो द मीनिंग ऑफ गिवन बाय। अच्छे से जरा समझिएगा, जहां पर ये वाली मीनिंग अगर कहीं दिखाई पड़ रही है, गिवन बाय, किसी के द्वारा कुछ दिया जाना, किसी के द्वारा कुछ लिखा जाना, किसी के द्वारा कुछ भेजा जाना, या कोई व्यक्ति हमें कोई चीज प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो इस सेंस को कन्वे करने के लिए इनके स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जरा देखिए, यहां पर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहां पर कहा गया, आई रिसीव्ड अ लेटर, मुझे एक लेटर मिला, मैंने एक लेटर प्राप्त किया, रिटन बाय माय फ्रेंड, यानी एक ऐसा लेटर जो मेरे मित्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो लेटर को लिखा जाता है यहां पर, तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पर अगर हम रिटन बाय के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग कर दें तो मीनिंग वही है। ध्यान दीजिए आप अच्छे से, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माय फ्रेंड, यानी मैंने अपने मित्र की तरफ से एक लेटर प्राप्त किया। तो मित्र की तरफ से का मतलब क्या हुआ, मित्र के द्वारा लिखा गया एक लेटर मुझे मिला।
क्लियर? एक और सेंटेंस, दिस वॉच इज अ प्रेजेंट गिवन बाय माय बॉस। सपोज मेरे बॉस ने मुझे कोई वॉच प्रेजेंट की है, उपहार में दी है, तो यहां पर जो गिवन बाय का जो सेंस है, ठीक है, तो बिल्कुल जैसे रिटन बाय का मीनिंग था वैसे ही गिवन बाय है। दिस वॉच इज अ प्रेजेंट, गिवन बाय के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम। ओके, फ्रॉम माय बॉस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वॉच है, ये वॉच मुझे मेरे बॉस की तरफ से प्रेजेंट की गई है। की तरफ से, तो यहां पर की तरफ से की मीनिंग है ये, ठीक है। तो यहीं पर वो मीनिंग इंक्लूड हो जाती है, गिवन बाय, रिटन बाय या सेंट बाय। सपोज कोई सामान है, आपको भेजा गया है, किसी की तरफ से अगर भेजा गया है, तो सेंट बाय के सेंस में भी आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। या कई बार कोई चीज, कोई बात, कोई ऐसा काम है जो कोई व्यक्ति आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, आपकी सहायता करता है, आपको उपलब्ध कराता है, तो ऐसी सिचुएशन को भी आपको शो करने के लिए फ्रॉम का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में अगला प्रयोग। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देना चाहता हूं। खुशखबरी यह है कि मैंने आपके लिए एक डिजिटल बोर्ड मंगवा लिया है। जी हां, अब मैं आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा। अगले 8-10 दिनों के अंदर कंपनी से आकर के लोग उसका सेटअप कर देंगे और फिर मैं आपको ये सारी चीजें बड़ी इजीली डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाऊंगा। फिर मुझे ये सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। जो वीडियो क्वालिटी आती है, कभी कभी कई सारे बच्चों का मुझे फीडबैक मिलता है कि ये धुंधला सा दिख रहा है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अब फिनिश। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कि अब मैं किसी भी टॉपिक पर अगर कोई पार्ट होगा, जैसे मैंने यहां पर फ्रॉम का एक टॉपिक मैंने लिया और फ्रॉम नामक प्रीपोजिशन का एक वीडियो मैंने बनाया। उस एक वीडियो को अगर मैं बहुत ज्यादा लेंदी कर देता हूं तो मुझे उतना अच्छा वॉच टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे, बड़े लेंदी टॉपिक्स होंगे, तो उसका एक पार्ट जो बेसिक पार्ट होगा, तो वो बेसिक पार्ट तो मैं आपको यहां पर सबके लिए, पब्लिक के लिए दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर वे बच्चे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, चीजों को बहुत गहराई से जाकर के समझना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, उनके लिए मैं इनके पार्ट्स बना करके और मेंबर्स एरिया में डाल दूंगा। और आपको अगर वो चीजें पढ़नी है, अगर आपको नॉलेज लेना है, तो फिर बस ज्वाइन बटन को दबाकर, सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में एक ब्लू कलर्ड ज्वाइन बटन होगी, उसको दबा करके आप एक प्लान ले लीजिए। कम से कम गोल्ड प्लान ले लेंगे तो आपके जो डिमांडेड वीडियोस हैं वो भी मैं आपको वहां पर बना करके देता रहूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट कुछ भी अपनी चॉइस की अगर कोई चीज पढ़ना चाहता है, तो फिर वहां पर आकर के वो मुझे डिमांड करेंगे और मैं उनको उनकी डिमांडेड वीडियोस भी वहां पर दे दूंगा। राइट? तो चलिए, ये दो बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर ये चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, होम। जी हाँ, यह है चौथा कॉन्सेप्ट। देखिए क्या लिखा है, यूज्ड फॉर स्टेटिंग समवन, समवंस, यानी किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की ओरिजिन को शो करना है। ओरिजिन क्या होता है? मूल, जहां वो पैदा हुआ है, ठीक है ना। जहां से कोई चीज पैदा हुई है, तो उस ओरिजिन को शो करने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। देखिए, इतनी मीनिंग्स हो सकती हैं। वाज बॉर्न, अर्थात यहां पर अगर कोई व्यक्ति कहीं पर पैदा हुआ है, तो उसके जो पैदा होने का स्थान है, अगर उसको शो करना है तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। या कोई व्यक्ति कहीं पर रहता है तो फ्रॉम का प्रयोग, अगर कहीं कोई व्यक्ति काम करता है तो काम करने वाला जो प्लेस है उससे पहले भी आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कोई चीज अगर कहीं किसी कंट्री में, किसी स्थान में अगर कोई चीज बनी है, ठीक है, तो वो भी ओरिजिन ही माना जाता है। चलिए यहां पर एग्जांपल्स देख लीजिए, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहां पर कहा जाए ही इज और जापान, वह जापान है, ऐसा तो कोई मतलब नहीं होता। अब अगर इस व्यक्ति को रिलेट करना है जापान से, जैसे अगर हमें यह बतलाना है कि यह व्यक्ति, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो जापान में पैदा हुआ है या रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ही वॉज बॉर्न ये लिखने की जरूरत नहीं है, या ही लिव्स इन जापान ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ही इज फ्रॉम जापान ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका यही मतलब हो गया कि वह या तो जापान में रहता है या फिर वह जापान में पैदा हुआ था, ठीक है। तो इस सेंस को कन्वे करने के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए आई एम फ्रॉम लखनऊ, अब अगर यहां पर मैं फ्रॉम यूज कर लेता हूं तो इसका मतलब यह हो गया कि या तो मैं लखनऊ में पैदा हुआ था या फिर मैं रहता हूं, ठीक है। तो ओरिजिन को शो करने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स और भी हैं, जरा देखिए। आवर स्पीकर टुनाइट, आज रात हमारे जो वक्ता हैं, सपोज मैं अपने यहां पर किसी को बुलाऊं और
एक स्पीकर है वो खड़े होकर के और यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल से आपसे बात करे तो मैं आपसे कहूँ टुनाइट आवर स्पीकर इज फ्रॉम, और कहाँ से है वो? बीबीसी। तो बीबीसी से हैं, तो बीबीसी से का मतलब क्या हो गया? बीबीसी में काम करते हैं यानी वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और उसका ओरिजिन बतलाना है काम के संदर्भ में, तो फिर आप वहां पर भी फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे इज या वॉज मेड इन, अगर कह दिया जाए पीपल लाइक द रेड वाइन, लोग रेड वाइन पसंद करते हैं, लाल शराब पसंद करते हैं, कहाँ की बनी हुई? कैलिफोर्निया की बनी हुई। तो यहां पर आप फ्रॉम की बनी हुई, मेड इन कैलिफोर्निया, ठीक है। अगर ये वाली सेंस को आप कन्वे करना चाहते हैं तो भी आप फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि अगर हम किसी भी चीज का ओरिजिन शो करना चाहते हैं तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। वेरी सिंपल। अगली बात देखिए, टू शो द स्टेट और फॉर्म बिफोर अ चेंज। अब देखिए कई बातें ऐसी होती हैं जहां पर हम किसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज, कोई अमूर्त चीज होती है और उस अमूर्त चीज की हम किसी फॉर्म या स्टेट के चेंज को अगर शो करना चाहते हैं तो उस वस्तु या उस चीज की एब्स्ट्रैक्ट थिंग की चेंज की पहली वाली जो अवस्था है, जो स्टेट है, उस स्टेट से पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जरा देखें तो बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। थिंग्स हैव गॉन, यानी चीजें चली गई हैं, कहां से? बद से बदतर हो गई हैं। अगर कहते हैं ना, या स्थितियां बद से बदतर हो गई, तो स्थितियों की एक स्टेट है, तो वो स्टेट कहां से कहां गई, कहां से चेंज होनी शुरू हुई? बैड से, यानी स्थितियां पहले तो बुरी थी ही, ठीक है। तो बुरी परिस्थितियां, ये वास्तव में स्थितियों की क्या है? स्टेट है, ठीक है। तो किसी भी स्थिति की स्टेट जो पहले स्टेट थी और वो जहां से बदलाव शुरू हुआ है, उससे पहले आपको फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। यानी जहां पर जो स्टेट थी, उस स्टेट को, जो चेंज जहां से शुरू हुआ है, उस चेंज से पहले वाली की स्थिति को बतलाने के लिए आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ता है। और फिर वो स्थितियां जो बदल कर किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई, उसके पहले आपको टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे, यानी चीजें या स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। तो पहले तो बुरी थी, अब और बुरी हो गई हैं। तो ये वाली स्टेट बदल कर चेंज होकर के ये वाली हो गई है। तो पहले वाली जो स्टेट थी उससे पहले आपको फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। ओके, देखिए जैसे ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू हिंदी, तो यहां ये देखिए कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? होगा ये कि इंग्लिश का जो फॉर्म है, जो स्वरूप है, एक्चुअली वो चेंज होगा। काहे में? हिंदी में चेंज होगा, ठीक है। तो फिर जो पहली स्टेट है या जो पहला स्वरूप है, उस पहले स्वरूप से हम ये करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना इज नॉट वेरी इजी, बहुत आसान नहीं होता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश को हिंदी में जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? उसका स्वरूप चेंज होगा। तो पहला जो स्वरूप है उससे पहले आपको फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, एक चीज अब आगे देखते हैं, ये क्या है अगला जो कॉन्सेप्ट है, टू शो अ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल और थिंग्स। जब आप किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में उनके डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानने का प्रयास करते हो या डिफरेंशिएशन करने का प्रयास करते हो, तो आपको वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। और आपने सुना भी होगा, ये तो बच्चों को रटा होता है कि डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है ना। तो डिफरेंट के बाद फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बट कॉन्सेप्ट ये है। देखिए जैसे यहां पर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। संस्कृत इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं? ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संस्कृत को हिंदी के बीच जो डिफरेंस है उसको रिकॉग्नाइज करने का प्रयास कर रहे हैं या उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किन्हीं दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो चीजों के बीच डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दिस हाउस इज वेरी डिफरेंट, यह घर बहुत डिफरेंट है, बहुत ही भिन्न है, अलग है। किस घर से? योर लास्ट वन, तुम्हारे पिछले वाले घर से ज्यादा। तो यहां पर भी इसकी से मीनिंग निकलती है, लेकिन यहां पर से की मीनिंग हिंदी में तो जरूर निकलती है, लेकिन एक्चुअली आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो देखिए यहां पर डिफरेंट। अब आपको एक खास चीज बतलाता हूं,
ये तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है ग्रामर की दृष्टि से। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ नेटिव स्पीकर्स को सुना होगा या आप मूवीज वॉच करते हैं तो वहां पर डिफरेंट के बाद टू का प्रयोग भी किया जाता है, यानी इस फ्रॉम के स्थान पर क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोई क्लॉज रखी होती है तो देन का प्रयोग भी करते हैं, डिफरेंट देन, और फिर इसके बाद एक क्लॉज होती है, ठीक है। तो यहां पर टू का प्रयोग किया जाता है, बट मैं आपको यहां पर वार्निंग दे रहा हूं, क्या है, स्पोकन इंग्लिश में तो आप डिफरेंट टू का प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्रिटिश इंग्लिश में भी डिफरेंट टू का प्रयोग किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में भी डिफरेंट टू का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में भी देन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन देन का प्रयोग क्लॉज के पहले, अगला सेंटेंस आ रहा है मैं आपको वो भी बतलाऊंगा। लेकिन जब ग्रामर की बात आ जाएगी और किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो या किसी परीक्षा में बैठे हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठे हो, और अगर वहां पर चॉइस के रूप में फ्रॉम और टू दोनों ही आ जाएं, तो अच्छे से याद रखिएगा ये फ्रॉम ग्रामेटिकली हर जगह करेक्ट होता है, फ्रॉम। तो आप परीक्षाओं में बैठे हो तो फ्रॉम को ही आप टिक करेंगे, न कि टू। अगर देन का प्रयोग भी आ जाए तो देन का प्रयोग यहां पर देखिए कैसे, दिस टी टेस्ट्स, यह जो चाय है ये टेस्ट देती है यानी स्वाद देती है, वेरी डिफरेंट, बहुत अलग, यानी इस चाय का स्वाद बहुत अलग है। किससे, अब यहां पर तुलना की जा रही, जिससे भी तुलना की जा रही है तो वो क्या है, द वन आई यूजुअली ड्रिंक, यानी उस चाय से जो मैं यूजुअली आमतौर पर पीता हूं। तो यहां पर जिस चीज से तुलना की जा रही वास्तव में वो एक क्लॉज के रूप में है, ठीक है। तो क्लॉज के रूप में अक्सर आप स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे कि लोग देन का प्रयोग करते हैं, नेटिव स्पीकर्स देन का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग भी करते हैं। बट ये तो रही आपकी फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा, ये आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जहां तक एग्जाम की बात आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आए, तो आपको कुछ नहीं, केवल और केवल फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए, ओके। तो भाई डिफरेंट फ्रॉम ये तो सबको रटा ही होता है, फिर भी कॉन्सेप्ट ये है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द मटेरियल दैट समथिंग इज मेड ऑफ, मतलब वो एक पदार्थवाचक संज्ञा होती है और उससे पहले कभी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और कभी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो कब ऐसा किया जाता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो जरा देखिए, टू शो द मटेरियल दैट समथिंग इज मेड ऑफ, यानी किसी एक ऐसे मटेरियल को शो करने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं या ऑफ का प्रयोग भी करते हैं, दैट समथिंग इज मेड ऑफ, जिससे कोई चीज बनी होती है। अर्थात किसी भी एक चीज को बनाने के लिए, एक वस्तु को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, उस मटेरियल से पहले आपको कभी फ्रॉम का प्रयोग करना होता है और कभी ऑफ का प्रयोग करना होता है। तो कब ऑफ का प्रयोग करना है, कब फ्रॉम का प्रयोग करना है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहां पर मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। देखिए यहां पर, दिस रिंग इज मेड, यह रिंग यानी यह अंगूठी बनी है, किस चीज से बनी है, गोल्ड से बनी है, ठीक है ना। सो गोल्ड यहां पर ये वो सब्सटेंस है या ये वो मटेरियल है, ठीक है। अब इस मटेरियल से पहले हमें कभी ऑफ लगाना पड़ेगा, कभी फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो कब ऑफ लगाते हैं, पहले मैं आपको यह बतलाता हूं। तो देखिए, उस मटेरियल से पहले आप ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब उस मटेरियल से बनी हुई जो वस्तु है वो अपने उसी मटेरियल की ओरिजिनल फॉर्म में बनी रहती है, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब जरा सोचिए आप, गोल्ड से बनी हुई जो अंगूठी होती है, तो वो अंगूठी वास्तव में क्या होती है, नाम तो उसका बदल गया, बट उसका जो गोल्ड है यानी जो मटेरियल है उसका ओरिजिनल फॉर्म तब भी वैसा ही बना रहता है, ठीक है ना। अंगूठी है बट वो गोल्ड है, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो वहां पर मौजूद है, ठीक है। तो जब ओरिजिनल फॉर्म मौजूद बना रहता है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जब वो ओरिजिनल फॉर्म भी चेंज हो जाता है, किसी दूसरे मटेरियल में चेंज हो जाता है या दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पेपर इज मेड और ट्रीज, यानी पेपर पेड़ों से बनाया जाता है। तो आप जरा देखिए कि जब कोई पेपर बनकर के तैयार होता है और उसमें लगा हुआ जो भी मटेरियल है वो कहां से मिलता है, ट्रीज से। तो जब पेपर बनकर तैयार होता है तो फिर वो पेपर ट्री नहीं रह जाता,
यानी पेड़ नहीं रह जाता, यानी उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका फॉर्म बदल जाता है, और जब जैसे ही बदल गया तो बस फिर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना होता है। क्या करना होता है? फ्रॉम। अब यहीं पर मैं आपको एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बतला देता हूं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यहां पर इस फ्रॉम के बाद में ये जो नाउन है ये सिंगुलर नंबर होना चाहिए या प्लूरल नंबर होना चाहिए। कई बार यहां पर ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसी कोई बात आए तो अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो वो तो सिंगुलर नंबर में होता है। बट जितने भी काउंटेबल नाउन्स आएंगे वो काउंटेबल नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे, यानी बहुवचन में होंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री नहीं आप लिख सकते, क्या कहेंगे आप? ट्रीज। जैसे जूस इज मेड फ्रॉम ऑरेंजेस, आप ऑरेंजेस ही कहेंगे, ऑरेंज नहीं। जूस इज मेड फ्रॉम मैंगो, मैंगो नहीं बल्कि मैंगोज आप ये कहेंगे। यानी ऐसे नाउंस जो काउंटेबल हैं उनको हम प्लूरल नंबर में लिखते हैं, और वो नाउंस जो अनकाउंटेबल हैं उनको हम सिंगुलर नंबर में ही लिखते हैं। ओके, अच्छा, तो इस एक खास बात को भी याद रखिएगा। चलिए एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे चीज एंड बटर आर मेड। अब फ्रॉम लगेगा या ऑफ लगेगा, जरा सोचिए एक सेकेंड और फिर अपने आप को जवाब दीजिए। देखिए जरा, मिल्क, मिल्क से जब आप चीज बनाते हैं या बटर बनाते हैं तो वो मिल्क नहीं रह जाता है, यानी वो दूध नहीं रह जाता है, वो उसका फॉर्म बदल करके कुछ दूसरा हो जाता है, चीज कोई एक दूसरी चीज बन जाती है, ठीक है ना। बटर उसका स्वरूप चेंज हो जाता है, वो मिल्क नहीं रह जाता। अब नहीं रह जाता तो फिर आपको फ्रॉम लगाना है। ओके, अगर वो मिल्क मिल्क ही बना रह जाए तो ऑफ लगाना है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में रखिए, लेकिन बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें होता है। तो मैंने सारी बातें इसकी बतला दी। चलिए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। टू शो सेपरेशन और रिमूवल। जब कभी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को किसी चीज से रिमूव कर दिया जाए, रिमूव का मतलब हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो में अब मैं ये केवल कुल मिलाकर के 9 कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं इस वीडियो में आपको 9 कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ाने जा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं शेष बचे हुए जितने भी 12-13 कॉन्सेप्ट्स हैं जो एडवांस्ड लेवल के हैं, तो वो बच्चे लोग जो वास्तव में एडवांस्ड लेवल यानी अंदर तक घुस करके पीएचडी ही करना चाहते हैं, तो फिर उनको सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में जो ज्वाइन बटन है उस ज्वाइन बटन को दबाकर और एक प्लान ले लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बच्चे लोग ये शिकायत कर रहे हैं, वो लोग ट्राई कर रहे हैं भीम ऐप से ट्रांजैक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर उनका नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि एक प्ले स्टोर पर एक अकाउंट होता है, उसमें जाकर के अपना थोड़ा सा पैसा ऐड कर लें और वहां से जाकर के परचेजिंग कर लें। कई ढेर सारे किस तरीके से वो पैसा ऐड किया जाता है, बहुत सारे टेक वीडियोस हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर लेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं क्या है टू शो सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी व्यक्ति को किसी चीज से अलग करना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। या रिमूव करना, किसी को कहीं से हटा देना, अलग कर देना। देखिए जरा, एग्जाम्पल्स हैं 2-3 लिखे हुए हैं, आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। द पार्टी वॉज आउस्टेड। अब आउस्टेड का मतलब क्या होता है? हटा देना, अलग कर देना, ठीक है ना, रिमूव कर देना। ठीक, तो पार्टी है, कोई पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है, उससे वो हटा दी गई, रिमूव कर दी गई। किससे रिमूव कर दी गई? पावर से, यानी सत्ता से। ठीक, तो किसी पार्टी को सत्ता से रिमूव कर दिया गया आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों बाद। तो सत्ता से रिमूव कर देना वाले सेंस में आपको यहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया करना होगा। ओके, अच्छा, जैसे हम यहां पर कहते हैं ही टुक ए नाइफ। अब ड्रार, सपोज कोई दराज है, ड्रार है, उस ड्रार में कोई नाइफ पड़ा हुआ है, अगर हम उस ड्रार से नाइफ को अलग करते हैं तो उस ड्रार से नाइफ को हम रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। इस सेंस में आपको यहां पर फ्रॉम का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। यानी ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, फ्रॉम द ड्रार, यानी फ्रॉम ड्रार कह सकते हैं, तो ड्रार से उसने क्या किया? एक चाकू ले लिया। क्लियर? तो बस यहां पर ड्रार से चाकू को रिमूव किया गया, तो रिमूव करने वाला जो प्रेपोजिशन है वो है फ्रॉम। ओके,
अब देखते हैं यहां पर जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। ध्यान दीजिए, जब कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी चीज को करने से प्रिवेंट किया जाए, मना किया जाए, रोका जाए, तो रोकने के अर्थ में अगर किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को कहीं पर एंटर करने से, कहीं कुछ करने से अगर उसको प्रिवेंट किया जाए, या फिर आप सेव करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, किसी को सुरक्षा करते हो, कोई व्यक्ति है, किसी चीज से अगर आप उसे सेव करते हैं, बचाते हैं, तो बस फिर वहां पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रिपोर्टर्स वर प्रिवेंटेड, रिपोर्टर्स को रोक दिया गया, मना कर दिया गया, क्या करने से? विजिटिंग द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के दृश्य को विजिट करने से, देखने से उन्हें रोक दिया गया। तो जब किसी को प्रिवेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए, मना कर दिया जाए, तो वहां पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना होगा, राइट? ओके, इसी प्रकार से यहां देखिए, ही सेव्ड हिम, उसने उसे बचाया यानी प्रोटेक्ट किया। तो प्रोटेक्शन कहीं पर हो या प्रिवेंशन कहीं पर हो, तो वहां पर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए, फ्रॉम ड्राउनिंग। उसने उसको डूबने से बचा लिया। तो देखिए यहां पर सेव, सेव करना, प्रोटेक्ट करना। ऐसे ही कोई दूसरा वर्ड भी आ जाए जो इस सेंस को कन्वे करे या इस सेंस को कन्वे करे, तो इन दोनों तरह के सेंस को कन्वे करने वाले अगर कोई शब्द रखे हुए हैं, तो फिर आपको फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? तो बस मैं यहां पर आकर के इस वीडियो को फिनिश करता हूं। आशा करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में अभी अगर आपको कोई डाउट है, तो प्लीज अपने कमेंट में अपने डाउट्स लिख करके नीचे ड्रॉप जरूर करिएगा। भाई लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर करके जाइए। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत करिएगा, लेकिन डिसलाइक करने के बाद मुझे ये जरूर बतलाइए कि कहां पर मैं कुछ अभी कमी छोड़ रहा हूं। अगर कहीं पर कोई कमी छोड़ती है तो फिर आप मुझको बताते रहिए, ताकि मैं और इम्प्रूव करता रहूं। ओके, अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।